Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see BA English Literature Semester 3 पेपर नंबर 5 का यूनिट नंबर 4 जिसमें आपको पढ़नी है स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक का पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस टॉपिक में इस एसे में क्या बोला है. उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो. एंड फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है स्टडी ऑफ पोइट्री वो पीजी सेमेस्टर 1 का भी है और बीए सेमेस्टर 3 का भी है. तो प्लेलिस्ट बना हुआ है पीजी का भी और बीए सेमेस्टर 3 का भी. तो आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा. और साथ में बीए सेमेस्टर 3 का सारा नोट्स बोथ पेपर का अवेलेबल है. आपको क्या करना है, टेलीग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आपको मैसेज करना है. उसके बाद आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे. एंड चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो है टॉपिक स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. तो सबसे पहले देखेंगे इसका कुछ की पॉइंट्स, जैसे कि यह जो एसे है, यह जो टॉपिक है स्टडी ऑफ पोइट्री वो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है. यह एक एसे के फॉर्म में लिखा गया है एंड इसे पब्लिश किया गया है 1880 में एज द इंट्रोडक्शन टू द एंथोलॉजी द इंग्लिश पोइट्स एडिटेड बाय टी.एच. वॉर्ड. और इसे एक एंथोलॉजी जिसका नाम था द इंग्लिश पोइट उसमें पब्लिश किया गया है. यहाँ पे फ्रेंड्स एंथोलॉजी मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोइट्री. तो जिस कलेक्शन ऑफ पोइट्री था उसका नाम था द इंग्लिश पोइट्स. तो इस कलेक्शन ऑफ पोइट्री में इस एसे को पब्लिश किया गया था. अब आगे देखते हैं स्टडी ऑफ पोइट्री क्या है. It is a seminal work of literary criticism that explore the nature and value of poetry. यह जो स्टडी ऑफ पोइट्री है वो एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है पोइट्री पे, ह्यूमन लाइफ पे. ये बताता है कि पोइट्री का नेचर एंड उसका वैल्यू क्या है. इन दिस एसे आर्नोल्ड आउटलाइन हिज व्यूज ऑन हाउ टू इवैल्यूएट पोइट्री. और इस एसे में आर्नोल्ड ने आउटलाइन दिए हैं कि कैसे वो पोइट्री को इवैल्यूएट किए हैं एंड emphasize the importance of high seriousness and the touchstone methods for assessing poetic quality. He argues that poetry, particularly the best poetry, can offer solace, interpret life and sustain humanity. ये इस ऐसे में बोले हैं कि जो पोइट्री है उसमें हाई सीरियसनेस होती है, टच स्टोन मेथड होता है. क्या होता है, एक वर्क को दूसरे वर्क से कंपेयर करना, तो वो होता है. और जो पोइट्री है वो ह्यूमन बीइंग के लाइफ को इंटरप्रेट करती है. इस ऐसे में आर्नोल्ड के अनुसार जो पोइट्री है वो साइंस फिलोसफी से भी ऊपर बढ़ के इन्होंने माना है कि पोइट्री है जो एक तरह से मिरर है. पोइट्री है वो पूरी सोसाइटी को दिखाती है कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में क्या चल रहा है. तो ये एक इंटरप्रिटेशन है ह्यूमन लाइफ का जो पोइट्री होती है. और इस एसे में आर्नोल्ड ने कहा है. इस एसे में आर्नोल्ड ने एक फेमस कोट दिया है. उन्होंने बोला है पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. मतलब जो पोइट्री है वो ह्यूमन बीइंग का क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है. मतलब क्रिटिसिज्म मतलब गुड वर्सेस बैड. किसी भी ह्यूमन बीइंग के लाइफ का ये गुड पहलू या फिर बैड पहलू दोनों को खोल के रख देता है, दोनों को बताता है. तो ये फेमस कोट है, याद रखिएगा. एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पोइट्री ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने बोला है, तो आर्नोल्ड ने. किस एसे में, स्टडी ऑफ पोइट्री में. आगे बताया है इन्होंने इस एसे को एनालिसिस करते करते 3 की पॉइंट्स दिए हैं पोइट्री को एनालिसिस करने के लिए. तो इन्होंने बोला है इन दिस एसे आर्नोल्ड डिस्कसेस 3 वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग पोइट्री. मतलब इस एसे में इन्होंने पोइट्री को इवैल्यूएट करने के लिए 3 वेज दिए हैं, जिसमें से है
पहला है पर्सनल एस्टिमेट, दूसरा हिस्टोरिकल एस्टिमेट एंड तीसरा रियल एस्टिमेट। तो पहले ये बोलते हैं पर्सनल एस्टिमेट में कि जजिंग ए पोएम बेस्ड ऑन रीडर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड बाइसेस। मतलब जो पर्सनल एस्टिमेट है उसमें रीडर है वो पोएम को अपने अनुसार से जज करता है, अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस देता है जब वह पोएम को पढ़ता है। तो इस एस्टिमेट में रीडर खुद से प्रेफरेंसेस एंड अपनी आइडियाज को देता है पोइट्री को। देन दूसरा में बोले हैं हिस्टोरिकल एस्टिमेट। इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने बताया कि जजिंग ए पोएम बेस्ड ऑन लिटरेरी हिस्ट्री। इसमें पोएम को हिस्ट्री पे बेस पोएम को जज किया जाता है कि जब पोइट उस समय पोएम लिखता होगा तो उस समय क्या चलता होगा। तो इस टाइप से इस एस्टिमेट में इन्होंने बताया। फिर रियल एस्टिमेट। रियल एस्टिमेट है कि सच्चा आकलन, मतलब पोइट्री लिखने समय क्या होता होगा, मतलब फैक्ट पे बेस्ड एस्टिमेट ये होता है। जजिंग ए पोएम बेस्ड ऑन इट्स इनहेरिटेंट आर्टिस्टिक मेरिट। और इस एस्टिमेट को मैथ्यू आर्नोल्ड ने सपोर्ट किया है कि जो पोइट्री है वो रियल एस्टिमेट में लिखनी चाहिए। और ये जो रियल एस्टिमेट है वो पर्सनल एंड हिस्टोरिकल के भरोसे से दबाया जाता है। तो यहाँ पे रियल एस्टिमेट को मैथ्यू आर्नोल्ड ने ज़्यादा वैल्यू दी है। फिर चलिए क्वेश्चन आंसर इसका शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर पीजी और बीए सेमेस्टर 3 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सेकेंड स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस, सेंट्रल आइडियाज, मेन इश्यूज, थीम, पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ और पोएट्री हैज ए हाई डेस्टिनी, ब्राइट फ्यूचर, टचस्टोन मेथड। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ओवर करके 2 पूछे जा सकते हैं। तो आपको किस तरह से आंसर देनी है सो यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक के जो राइटर हैं उसके बारे में लिखनी है आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड, इनका टाइम पीरियड 1822 टू 1880, वाज अ ग्रेट पोइट एंड लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एज। जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो एक ग्रेट पोइट एंड लिटरेरी क्रिटिक थे विक्टोरियन एज के। ही रोट मेनी वर्क्स इन विच हिज मोस्ट नोटेबल वर्क आर डोबरविच, दिस स्कॉलर जिप्सी, कल्चर एंड अनार्की, थेरेसिस, लिटरेचर एंड डॉगमा एंड स्टडी ऑफ पोइट्री। फिर सेकंड पारा में आपको द स्टडी ऑफ पोइट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखनी है। जैसे कि The study of poetry by Arnold, one of his most famous work, which is an essay originally published in 1880 as the introduction to the anthology The English Poets, edited by T.H. Ward. In this essay, he emphasized the importance of poetry in interpreting life, providing consolations, and offering a spiritual and intellectual benefit. Arnold advocates for a rigorous approach to evaluating poetry, focusing on its ability to reflect human nature and offer a powerful criticism of life. तो यहाँ पे आपको स्टडी ऑफ पोइट्री कब पब्लिश हुआ, क्या किस जॉनरा में लिखा है उसके बारे में लिखनी है, और इस ऐसे में क्या है उसके बारे में लिखनी है। जैसे कि यह जो स्टडी ऑफ पोइट्री है वो फोकस करता है ह्यूमन बीइंग के नेचर को, उसके क्रिटिसिज्म को, गुड वर्सेस बैड को। ठीक है, फिर आगे आपको लिखनी है जितने भी क्वेश्चन है सारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको लिखनी है। जैसे कि इन दिस एसे अर्नोल्ड गिव्स सम की सेंट्रल आइडियाज, थीम एंड पोइट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ विच इज गिवन बिलो। तो पहला पॉइंट में इन्होंने बोला है, आपको लिखनी है पोइट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। Arnold believes that great poetry provides a deep and insightful commentary on human existence, society and morality. मतलब जो पोइट्री है वो ह्यूमन बीइंग का क्रिटिसिज्म होता है, चाहे वो सही हो, अच्छा हो या फिर गलत हो। तो यहाँ पे बताए हैं कि जो पोइट्री है वो प्रोवाइड करता है एक डीप एंड इंसाइटफुल कमेंट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उसका सोसाइटी में क्या एग्जिस्टेंस है, उनका क्या मोरालिटी है उसके बारे में।
फिर सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया है पोइट्री हाई डेंसिटी। He validates that poetry has a unique and significant role to play in human affairs, offering solace, guidance, and sense of purpose, especially in a world grappling with changing belief. जो पोइट्री है वो हाई डेंसिटी प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग के बीच में, उन्हें ऑफर करता है सॉलेस का, गाइडेंस का, और उन्हें सेंस ऑफ पर्पस भी दिखाता है। तो पोइट्री में हाई डेंसिटी की क्वालिटी होनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं पोइट्री सुपेरियरिटी। अर्नोल्ड बिलीव्ड that poetry, particularly that the highest order, possesses a unique power of console, sustain, and offer wisdom, making it a vital force in human life. जो पोइट्री है उसका सुपेरिटी इतनी है कि वो ह्यूमन बीइंग के लाइफ में विस्डम ऑफर करती है और वाइटल फोर्स भी देती है। तो पोइट्री का सुपेरिटी बहुत अधिक होती है। फिर ये बोले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड। Arnold emphasized the need for a high standard in judging poetry, advocating from a real estimate that focus on a work's inherent quality and its ability to convey profound truth rather than personal biases or historical biases। मतलब ये बताए हैं कि पोइट्री में पोइट्री को रियल एस्टिमेट मतलब जो सच्चा आकलन होता है उसके अनुसार पोइट्री को लिखी जानी चाहिए, ना कि पर्सनल पे और हिस्टोरिकल बाइसिस पे। तो पोइट्री को एक अच्छे स्टैंडर्ड के लेवल में लिखनी चाहिए। फिर बोले हैं The role of classic. He companioned classical poets like Homer, Dante, Shakespeare, and Milton as exemplars of poetic excellence, emphasizing their ability to combine moral wisdom and आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। मतलब वो बोले हैं कि जो पोएम है वो होमर, दांते, शेक्सपियर एंड मिल्टन के से कंपेयर करके लिखनी चाहिए, क्योंकि इन जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने पोएम को विस्डम एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस के अकॉर्डिंग लिखा है कंबाइन करके। तो पोइट्री में रोल ऑफ क्लासिक का भी रहना इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बोले हैं पोइट्री एज ए मिरर ऑफ लाइफ एंड ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। अर्नोल्ड views poetry as a reflection of human nature and a representations of life reality. He sees poetry as a way of understanding and interpreting the world, offering insight the science and philosophy might miss. By examining the best example of poetry, reader can gain a deeper understanding of themselves and world around them. मतलब इसमें बोलते हैं कि जो पोइट्री है वो मिरर होता है लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का, जो रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन नेचर का और उनके लाइफ की रियलिटीज को। और जो पोइट्री है वो साइंस एंड फिलोसफी से भी कई बढ़ गई है। फिर आगे आपको टच स्टोन मेथड के बारे में पूछा जाएगा तो आपको लिखनी है क्या है सो। इन दिस essay, Arnold gives touchstone methods as a means of evaluating poetry. This involves comparing a passage of poetry to established example of great poetry like Homer or Milton to assess its quality. मतलब इसमें बताएं कि जो टच स्टोन मेथड है वो ऐसा मेथड है जिसमें जो ग्रेट पोइट हैं जैसे कि होमर, मिल्टन, शेक्सपियर, उनके वर्क को कंपेयर करना, उनके एक वर्क का कोट लेके कंपेयर करना दूसरी पोइट्री को। जब वो कंपेयर के लायक हो जाएगा तो वो सही पोइट्री कहलाएगा। तो टच स्टोन एक अच्छे पोइट का वर्क का कंपेयर दूसरे वर्क से करना टच स्टोन मेथड कहलाता है। फिर आगे लिखना है द प्राइमरी गोल ऑफ द टच स्टोन मेथड इज प्रोवाइड अ मोर ऑब्जेक्टिव वे टू इवैल्यूएट पोइट्री। अर्नोल्ड बिलीव दैट पर्सनल टेस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अलोन कुड बी इनसफिशिएंट फॉर जजिंग अ वर्क्स कल्चर ट्रू वैल्यू। वो बोलते हैं कि जो टच स्टोन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है पोइट्री को इवैल्यूएट करना, और
जो पोइट्री होती है वो पर्सनल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि रियल कॉन्टेक्स्ट में लिखनी चाहिए जो उसका ट्रू वैल्यू दिखाता है। Critic using this method would compare passages from the work being analyzed of those touchstone, looking for similar qualities of emotion, depth and expression। और इस touchstone मेथड से कंपेयर करना किसी वर्क का कि उसमें इमोशन, उसका डेप्थ एंड एक्सप्रेशन सेम है कि नहीं। By using this touchstone, the method aims to offer a more objective assessment of a poem's value rather than relying solely on subjective opinion and historical context. Arnold presents his opinion on Chaucer, Shakespeare, Milton, Dryden, Pope, and Burns. He rates each of them as true classic of poetry or not. Shakespeare and Milton are true classic or for Arnold. Dryden and Pope are classic of prose but not poetry. He appreciates Burns for having truth of manner and matter but lacking in the accent of पोएटिक वर्चूज ऑफ क्लासिक। तो यहाँ पे इन्होंने चौसर को टचस्टोन में शामिल नहीं किए हैं। उन्होंने मिल्टन, ड्राइडेन, होमर को टचस्टोन में शामिल किए हैं। फिर आगे है कंक्लूजन का पार्ट, तो आपको लिखनी है। Thus, इस प्रकार in a study of poetry, Arnold concludes his essay with a parting notes that he feels the poets of his immediate preceding age cannot be judged from the fallacy of personal estimate. He is intent on applying his touchstone method while judging the future poets and poetry। वो बोलते हैं कि पोइट्री को कभी भी पर्सनल एंड हिस्टोरिकल एस्टिमेट से जज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रियल एस्टिमेट से जज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो यह जो टॉपिक है वो पहले कॉन्सेप्ट वाइज देखिएगा, देन आप इसका क्वेश्चन आंसर देखिएगा। तो ये जो टॉपिक है वो बीए पीजी के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है आप ज़रूर से कमेंट करें, और इसका सारा नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। और नोट्स इसका यूनिट वाइज ज़रूर से लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।